जरा सोचिए, एक ऐसे शासक के बारे में जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय बदलाव में से एक की कहानी जानेंगे कि कैसे एक बेरहम विजेता सम्राट अशोक आगे चलकर करुणा और शांति का प्रतीक बन गया। एक ऐसा राजा जिसके नाम से कभी धरती कांपती थी। ये शब्द सम्राट अशोक के शुरुआती दिनों की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसे शासक की तस्वीर जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और जिसकी ताकत का आधार सिर्फ और सिर्फ डर था। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इसके लिए हमें अशोक के उन शुरुआती दिनों में वापस जाना होगा जब उसे चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा नाम जो खून और जीत की स्याही से लिखा गया था। देखिए, अशोक का जन्म एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश में हुआ था। वो महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, लेकिन सत्ता तक उनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 304 ईसा पूर्व में उनके जन्म से लेकर 268 ईसा पूर्व में उनके सम्राट बनने तक का सफर पारिवारिक साजिशों और लड़ाइयों से भरा हुआ था। राज परिवार के अंदर का माहौल बहुत ही तनाव वाला था। कहते हैं कि अशोक के अपने पिता बिंदुसार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से अशोक के लिए सिंहासन पर अपना दावा करना एक खतरनाक और खूनी खेल बन गया था। और ये संघर्ष कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए अशोक ने कथित तौर पर अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सच में ये एक ऐसा आंकड़ा है जो उनकी बेरहम महत्वाकांक्षा को साफ साफ दिखाता है। इन्हीं क्रूर कामों की वजह से उन्हें एक भयानक नाम मिला, चंड अशोक, यानी अशोक द क्रूएल। ये नाम उनके शुरुआती शासन की पहचान बन गया। एक ऐसा राज जो बेरहमी और जुल्म के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने इस क्रूर शासक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये पल आया 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के मैदान पर। एक ऐसा युद्ध जो सब कुछ बदलने वाला था। कलिंग में जो तबाही हुई उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। 1 लाख से ज्यादा जानें चली गई और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था जिसे भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। तबाही इतनी भयानक थी कि कहा जाता है कि पास की दया नदी मारे गए लोगों के खून से पूरी लाल हो गई थी। सोचिए, ये कितनी भयावह तस्वीर होगी जो उस दिन हुए नरसंहार को दिखाती है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जीत के जश्न के बजाय अशोक के मन में गहरा पछतावा भर गया। अब कहानी युद्ध के मैदान से हटकर सम्राट के दिल और दिमाग की ओर मुड़ती है। जब अशोक युद्ध के मैदान का जायजा लेने गए तो उन्हें जीत का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि चारों तरफ लाशों के ढेर और रोते बिलखते परिवार थे। कहते हैं कि उन्होंने खुद से पूछा, ये मैंने क्या कर दिया? क्या इसी तबाही को जीत कहते हैं? ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और बस इसी एक एहसास ने अशोक के शासन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा को हमेशा के लिए त्याग दिया और धम्म घोष यानी शांति और धर्म की घोषणा को अपना लिया। अब तलवार से जीतने की नीति को दिलों को जीतने की नीति से बदल दिया गया। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, इसे पूरी तरह से एक्शन में लाया गया। अशोक ने अब अपना पूरा साम्राज्य धम्म के सिद्धांतों को फैलाने में लगा दिया, जो शांति और सबकी भलाई का एक नया रास्ता था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर उनका यह मिशन सिर्फ उनके साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने ही बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को शांति दूत बनाकर श्रीलंका भेजा और अपने धम्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। यहीं से अशोक ने दुनिया के पहले वेलफेयर स्टेट्स में से एक की नींव रखी। उनके सुधार दयालु होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी थे। उन्होंने जानवरों की बलि पर रोक लगा दी, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए और अपनी प्रजा की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नई सड़कें बनवाईं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी इन बातों का आज क्या मतलब है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक की विरासत आज भी जिंदा है और आधुनिक भारत को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं कैसे। अशोक चाहते थे कि उनकी ये नई सोच, उनकी ये फिलॉसफी वक्त के साथ गुम न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने संदेशों और आदेशों को पत्थर में खुदवा दिया, अपने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक सबक बन सके। और पत्थर पे लिखी ये विरासत
आज हमारे चारों तरफ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र ही है, जो धर्म के पहिए का प्रतीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। उनके आदर्श सचमुच आज भी हमारे राष्ट्र का एक अहम हिस्सा हैं। और बस इसी बदलाव की वजह से इतिहास उन्हें चंड अशोक नहीं बल्कि अशोक महान के नाम से याद करता है। उनकी असली महानता उन जीती हुई लड़ाइयों में नहीं थी, बल्कि उस इंसानियत में थी जिसे उन्होंने अपनाया था। अशोक की ये अविश्वसनीय यात्रा हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पे मजबूर करती है। उनकी कहानी हमें ताकत के असली मतलब और पश्चाताप की संभावना के बारे में क्या सिखाती है? ये एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे रास्तों से भी एक नई और रोशन सुबह की तरफ जाया जा सकता है।